नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की कायराना हरकत, सुरक्षा बलों के वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया, डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद। प्रधानमंत्री ने देश में कई रेल परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे का विकास है बहुत महत्वपूर्ण। आलीशान शीश महल नहीं छोड़ रहा केजरीवाल का पीछा, कई गुना लागत बढ़ने और करोड़ों के ऐशो आराम पर भाजपा ने मांगा जवाब, कहा कैग रिपोर्ट में बेनकाब हुए हैं केजरीवाल के कई गबन। देश में एचएमपीवी वायरस ने दी दस्तक, बेंगलुरु में 2 और अहमदाबाद में 1 बच्चे में संक्रमण की पुष्टि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर। और कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के त्याग पत्र की संभावना, कनाडाई मीडिया के अनुसार आज छोड़ सकते हैं पद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर बड़े हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में 8 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने डीआरजी जवान के वाहन को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट किया। सुरक्षा बलों के वाहन के पास विस्फोट से लदे वाहन में विस्फोट कर दिया। बीजापुर के कुचरू बेदरे मार्ग में नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है। 2-3 दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर में हुए नक्सली हमले की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा है, बीजापुर जिले के कुचरू में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में 8 जवानों सहित 1 वाहन चालक के शहीद होने की खबर अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। बस्तर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान से नक्सली हताश हैं और विचलित होकर ऐसी कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलवाद के खात्मे के लिए हमारी ये लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर आईईडी विस्फोट को नक्सलियों की कायराना हरकत बताया है। उन्होंने कहा कि यह हताशा और निराशा में की गई कार्रवाई है। जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक
नक्सल मुक्त करने का वो पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पीएम मोदी ने नए जम्मू रेलवे मंडल का उद्घाटन किया। उन्होंने तेलंगाना में चरलापल्ली स्थित नए टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन और ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे मंडल भवन का शिलान्यास भी किया। पीएम ने कहा कि रेलवे विकास को मापदंडों पर बढ़ाया जा रहा है। भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन। दूसरा, रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा। तीसरा, रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी। चौथा, रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में 1300 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि फर्स्ट स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन तक भारतीय रेल से यात्रा एक यादगार अनुभव बने। इसके लिए देश में 1300 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का कायाकल्प भी हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में रेल कनेक्टिविटी का भी अद्भुत विस्तार हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। आज भारत रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब है। उधर शीश महल से जुड़ा विवाद आम आदमी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। केजरीवाल के इस पूर्व आलीशान आवास में करोड़ों के ऐशो आराम और लागत में कई गुना वृद्धि का मामला तूल पकड़ रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इसको लेकर केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। रविवार को एक समाचार पत्र ने इससे जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस खुलासे के बाद भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कई खुलासे किए हैं, जिसमें नियमों की अनदेखी, बजट में बेशुमार इजाफा शामिल है। सचदेवा ने कहा है कि पूर्व सीएम को बताना होगा कि शीश महल में खर्च हुए 80 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। वीरेंद्र सचदेवा से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। शीश महल का 3D मॉडल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिसके बारे में सीएजी की रिपोर्ट में कई खुलासे आए हैं। उस खुलासे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, आपने इस शीश महल का कभी भ्रमण किया है? क्या देखा है, क्या जानकारी है इसके बारे में? नहीं, मुझे तो अंदर जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो लोग गए हैं और जैसा उन्होंने बताया है तो उसकी इमेजेस के आधार पर हमने इसको बनाया है। और हमने बार बार ये स्पष्ट किया है कि ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का शीश महल है, जो उन्होंने दिल्ली की जनता को लूट के उस पैसे से बनाया है, जिसका जवाब उनको देने का वक्त आ गया है। अच्छा, सर, इस शीश महल के बारे में जो खुलासे सर हुए हैं कि पहले 33 करोड़ बताया। सीएजी रिपोर्ट 2022 तक जो बताती है कि 33.71 करोड़ रुपया इस पे
इसकी साज सज्जा पे लगाया गया है। लेकिन वो ये भी सवाल उठाती है कि इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई, इलीगल बनाया है, कानून ने इसकी परमिशन नहीं दी है। लेकिन 23 और 24 की सीएजी रिपोर्ट अभी आनी है। पीडब्ल्यूडी की जो इन्वेंट्री आई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो सामान अंदर से मिला है, जिसमें कई सारे आलीशान टीवी और सब चीज़ें मिली हैं, वो पैसा सरकार विभाग ने नहीं लगाया। तो हमारा ये मानना है कि इस पे जो खर्चा हुआ है वो 75 से 80 करोड़ रुपये है। और जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी, अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी चेहरा और खुल के सामने आएगा। कैमरामैन अनिकेत के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। चीन में फैल रहे HMPV ने भारत में भी दस्तक दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कर्नाटक में 2 और अहमदाबाद में 1 बच्चे में HMPV संक्रमण पाया है। कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है। 3 महीने के बच्चे को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 8 महीने के बच्चे का इलाज फिलहाल जारी है। दोनों संक्रमित बच्चों और उनके परिजनों का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का इतिहास नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि HMPV पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में प्रचलन में है। इससे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के मामले कई देशों में सामने आए हैं। वहीं ICMR और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क के मौजूदा आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र सांस की बीमारी के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। मंत्रालय ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ICMR पूरे वर्ष HMPV प्रचलन के रुझानों पर नजर रखना जारी रखेगा। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही चीन में किए जा रहे उपायों की जानकारी दे रहा है। इसे लेकर सभी स्वास्थ्य इकाइयां अलर्ट पर हैं। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो ज़ुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में DCP सेंट्रल ने 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी पर प्रेस वार्ता की। ये घुसपैठिए अवैध तरीके से मध्य दिल्ली के इलाकों में रह रहे थे। DCP सेंट्रल ने सघन जांच अभियान के बाद सभी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया और आगे की जांच की जा रही है। घुसपैठियों की गिरफ्तारी पर DCP सेंट्रल M हर्षवर्धन से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। DCP सेंट्रल ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं और इस खुलासे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे पास DCP सेंट्रल M हर्षवर्धन जी मौजूद हैं। सर, आज के खुलासे में क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हमने इस साल में अभी 5 दिनों में 9 फॉरेन नेशनल्स को डिटेक्ट किया है जो कि बांग्लादेशी नेशनल्स हैं और उनको डिपोर्टेशन के लिए भेजा है वाया FRRO। और ये कार्रवाई हमने पिछले साल भी किया था, 5 फॉरेन नेशनल्स को डिपोर्टेशन के लिए भेजा था। इसमें दोनों ही तरह के फॉरेन नेशनल्स हैं जो कि इलीगली इंडिया में एंटर करके फिर यहाँ पे रह रहे हैं, और वो भी हैं जो लीगली एंटर करके ओवरस्टे कर रहे हैं। तो इसको हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसमें कुछ एस्पेक्ट्स को। अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, बट वी आर कमिटेड टू फाइंडिंग आउट द एंटायर नेक्सस। और इसमें जो मेन बात ये है कि इन सबको अभी डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है डिपोर्टेशन के लिए। सर, ये इसका जो आने का रूट है, किस तरफ से आते हैं और कैसे ये अवैध रूप से यहाँ पे रुके रह जाते हैं, इसके बारे में भी जानकारी महत्वपूर्ण है। इसमें जो लोग लीगली एंटर करते हैं उनका तो एंट्री क्योंकि लीगल है, दे कैन एंटर थ्रू एनी पोर्ट ऑफ एंट्री, और उसके बाद जो है वो ओवरस्टे कर जाते हैं और यहाँ पर छुपकर कोई अपना आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जो इलीगली एंटर किए हैं विदाउट एनी वैलिड वीज़ा एनी डॉक्यूमेंटेशन, तो वो तो जो हमारे बॉर्डर है जहाँ पे कि पोरस बॉर्डर है, जो इंट्रोगेशन में मोस्टली वेस्ट बंगाल के जो कुछ एरियाज़ हैं उनके थ्रू आने का ज़्यादा हमें पता चलता है। सर, एक जो आखिरी सवाल है सर, इन लोगों का क्या पर्पस होता है, किस उद्देश्य से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ कैसे वो आते हैं? क्या कोई रैकेट या कोई एजेंट इनको यहाँ लाता है जो कि इनका वीज़ा या पासपोर्ट वगैरह बनवाता है? इस तरह के कुछ एजेंट के नाम उन्होंने बांग्लादेशी एजेंट्स के नाम
हमें रिवील किए हैं और यहाँ पे भी 1-2 लोग को हमने अभी एज सस्पेक्ट अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे उसका फर्दर उस एंगल को, और मेनली उनका पर्पस एम्प्लॉयमेंट का है। ये थे हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल कैमरामैन एस एन मिश्रा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई है। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई। एचसी ने 6 सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख दी है। सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा दायर किया। सरकार ने एससी से कचरे के निस्तारण के लिए और समय दिए जाने की मांग की है। कंटेनर्स में भरे कचरे को अनलोड करने की भी अनुमति मांगी है। सरकार का कहना है कि इस तरह कंटेनर में जहरीला कचरा नहीं रखा जा सकता है। हाईकोर्ट ने सरकार को सावधानीपूर्वक और पूर्व निर्देशों के तहत कचरे से कंटेनर को अनलोड करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश दिनांक 3 दिसंबर को सरकार को निर्देशित किया था कि जो टॉक्सिक वेस्ट भोपाल में रखा है उसको सेफ तरीके से ले जाकर पीतमपुरा में इंसिनरेट करके डिस्ट्रॉय करके ख़त्म करें। इसके कंप्लायंस के लिए हाईकोर्ट ने प्रकरण को आज लगाया था। आज राज्य शासन ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया हाईकोर्ट में। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अपने हलफनामे में ये कहा कि कुछ इंटरेस्टेड लोगों द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है जिससे कि लोग अनावश्यक रूप से एजिटेट हो रहे हैं और उस भ्रामक जानकारी के कारण उन्होंने अभी तक इंसिनरेट करने का आगामी प्रक्रिया नहीं करी है। माननीय उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के बाद आदेशित किया है कि ये राज्य सरकार को छूट है कि वो जो पब्लिक में असंतोष है या भ्रामक जानकारी है उसको अपने स्तर पर भ्रम दूर करें। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने जहरीले कचरे को लेकर फैलाई गई भ्रांतियों की वजह से विवाद होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि भ्रांतियों को दूर करने के लिए सरकार ने हाई कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट से मिले समय में हम ऐसी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास जनता के बीच जाकर करेंगे। 12 कंटेनर में जो वेस्ट है पीथमपुर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पहुंचा दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से भ्रांति पीथमपुर के जनसामान्य के बीच में फैलाई गई कि उसके डिस्पोजल से और जनता को विभिन्न प्रकार की असुविधा होगी, तो ऐसी भ्रांति को दूर करने के लिए आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य शासन की ओर से प्रार्थना की है कि हमको 6 सप्ताह का टाइम दिया जाए। हम ऐसी सभी भ्रांति को दूर करने का प्रयास और जनता के बीच जाकर करेंगे। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों के इलाज की व्यवस्था भी भारतीय रेल ने की है और प्रयागराज जंक्शन पर एक मिनी हॉस्पिटल यानी ऑब्जर्वेशन केंद्र बनाया है जिसमें आपातकालीन सुविधा भी मौजूद है। 6 बेड वाले मिनी अस्पताल का प्रयागराज में जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। 2025 में जो मुसाफिर प्रयागराज जंक्शन के आसपास पहुंचेंगे, अगर उनकी तबीयत बिगड़ेगी तो उनके इलाज के लिए भी मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। आप हमारे ठीक पीछे आप ये देख सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन रूम नहीं बल्कि एक मिनी अस्पताल है और इस अस्पताल के भीतर हम दाखिल हो रहे हैं। ये आपको बताने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि आखिर इस अस्पताल में क्या क्या सुविधा है। यहाँ पर जो ACMS हैं डॉक्टर रीना अग्रवाल, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस अस्पताल में अगर किसी मरीज की हालत अगर नाजुक होती है तो कैसे उसको ये ट्रीट करेंगी और कैसे जान बचाने की कोशिश करेंगी। जैसे ही पेशेंट एंटर होता है हमारे इस मिनी ऑब्जर्वेशन रूम में या मिनी ICU जिसको आप कह रहे हैं, उसका हम आते ही यहाँ पे बेड में सबसे पहले तो वाइटल्स लेते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर, ग्लूकोमीटर, ये हमारा ग्लूकोमीटर है, ये ग्लूकोमीटर है, ये BP इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा जो है पल्स ऑक्सीमीटर है। सारे वाइटल्स हम सबसे पहले उनके लेते हैं, पेशेंट का असेसमेंट करते हैं और हमारी पूरी मेडिकल टीम इस सुविधा को देने में यहाँ पे लगी रहती है। हमारे यहाँ स्टाफ नर्स हैं, वो भी साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे 24 आवर्स
यहाँ पे डॉक्टर और नर्स की सुविधा मौजूद रहेगी और साथ में अटेंडेंट्स भी रहेंगे और एम्बुलेंस सर्विसेज भी 24 आवर्स रहेंगी। अगर किसी मरीज को अगर हार्ट अटैक आता है या ये संभावना जताई जाती है कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो फिर किस तरीके से उनको आप ट्रीट करेंगी? कैसे उनकी यहाँ अगर इलाज नहीं होती है तो फिर ऐसी स्थिति में, आपात स्थिति में और आप फर्दर कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे? तो जैसे ही कोई पेशेंट आएगा, हमारा मेन एम होता है उसका फर्स्ट एड देकर स्टेबलाइज करना, जिसके लिए हमारी सारी सुविधा हमारे पास मौजूद है। तो इनके लिए हमारे पास ये सुविधा है, हमारे पास पूरी इमरजेंसी ट्रे, इमरजेंसी किट सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। तो पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद अगर वो ठीक हो जाता है तो डिस्चार्ज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम आगे रेफ़र भी कर सकते हैं। डॉक्टर रोहित हमें बताएंगे कि यहाँ किस तरीके के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं और क्या प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको कैसे यहाँ से रवाना किया जाता है। डॉक्टर रोहित क्या कहेंगे? जैसा कि अगर जो प्लेटफॉर्म पे और बूथ पेशेंट है, अगर वहाँ पे उपचार उनका नहीं हो पाता है, अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या किसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया, क्रिटिकल पेशेंट है, तो उसको वहाँ से बूथ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम है, एक मिनी अस्पताल के रूप में है। यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अगर किसी मरीज की हालत बिगड़ती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें बाहर जो है सेंट्रल हॉस्पिटल में या फिर अन्य बड़े अस्पताल तक भी पहुंचाया जाता है और ये तमाम तरह की जो दवाएं हैं वो उनको दिए जाते हैं ताकि उनकी जान जो है सबसे पहले बचाई जाए। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ प्रयागराज से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। महाकुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे पर साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि वक्फ बोर्ड की सारी जमीन पर सरकार को कब्जा कर लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड कानून देश की जमीनों को हड़पने का जरिया बन गया है। बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। अनाधिकार चेष्टा है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले इस देश में भूमि को हथियाने का माफिया बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आज 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायतों से जुड़े प्रतिनिधियों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। देश भर से आई अनुसूचित जनजाति की 502 महिलाओं ने भारत की संसदीय परंपराओं, संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली के अलावा पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन 73वें प्रावधानों की जानकारी हासिल की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास, महिला अधिकारों और अनुसूचित जनजाति के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। हमारे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर इस देश की महिलाओं ने इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था पंचायत राज के अंदर आपके नेतृत्व से उन जनजाति क्षेत्र के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास, महिलाओं को स्वावलंबन बनाना, ग्रामीण कुटीर उद्योग को बढ़ाना, उस सब में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सोमवार को लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे सकते हैं। द ग्लोब एंड मेल ने रविवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि जस्टिन ट्रूडो इसी सप्ताह या अगले 1-2 दिनों के भीतर पद छोड़ सकते हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पिछले काफ़ी समय से पार्टी के अंदर पनपे असंतोष का सामना कर रहे हैं। लिबरल पार्टी के कई नेता जस्टिन ट्रूडो के कई फैसलों से नाखुश भी बताए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बुधवार को होने वाली एक महत्वपूर्ण कॉकस बैठक से पहले वह अपना पद छोड़ सकते हैं। अधिकांश सर्वे ने इस साल होने वाले चुनाव में ट्रूडो के नेतृत्व में पार्टी की हार की भविष्यवाणी की है। वहीं पियरे पोलिवरे की कंजर्वेटिव पार्टी की जीत का अनुमान लगाया गया है। भारतीय ऑलराउंडर ऋषि धवन ने सीमित ओवरों की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। धवन ने यह घोषणा विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप चरण के अंतिम दिन के बाद की। 34 वर्षीय धवन ने
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें से सभी 4 मैच उन्होंने वर्ष 2016 में खेले हैं। वह पहले आईपीएल में मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का भी हिस्सा रहे हैं, लेकिन हाल ही में हुई नीलामी में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।